नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2023-24 की तैयारी के लिए लेकर के आए हैं गणित विषय के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो का जो चैप्टर है वह है चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। राज्य शिक्षा केंद्र पाल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके अनुसार इस चैप्टर से यानी इस अध्याय से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। अब उन 5 अंकों के प्रश्न में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे? पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। इस अध्याय में से एक प्रश्न आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों का समावेश करने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इस परीक्षा में तो 5 अंक के प्रश्न आएंगे, लेकिन यही परिमेय संख्या का चैप्टर आपको 9th क्लास में भी है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्ष की भी आप तैयारी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और इस अध्याय का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के योग के लिए योज्य तत्समक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए 1, बी ऋण 1, सी 0 और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए योज्य तत्समक होता क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, चाहे वह परिमेय संख्या। यदि इनमें हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या को जोड़ते हैं ताकि उसका योगफल वही संख्या है। ऐसी संख्या क्या हो सकती है? 0। जैसे उदाहरण के लिए हमने 5 में 0 जोड़ा, ठीक है ना, तो योगफल हमेशा 5 ही आएगा। यदि -3 में हमने 0 जोड़ा तो योगफल कितना आएगा? -3 आएगा। इसी प्रकार से यदि हमने 4/5 में 0 जोड़ा तो योगफल कितना आएगा? 4/5। ये इस प्रकार से 0 क्या हो गया? योज्य तत्समक। क्या हो गया? योज्य तत्समक, ठीक है ना। तो परिसंख्या में जो संख्या होती है उनके लिए 0 जो होता है वह योज्य तत्समक होता है। प्रश्न क्रमांक 2, परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ए ऋण 1, बी सी 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुणनात्मक तत्समक यानी ऐसी संख्या जिसका हम किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करें तो गुणनफल वही संख्या आती है, तो कहलाएगा गुणनात्मक तत्समक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। देखिए अब यदि 7 में हमने 1 का गुणा किया तो गुणनफल कितना आएगा? 7 ही आएगा। ऋण 5 में यदि हमने 1 का गुणा किया तो आंसर कितना आएगा? ऋण 5 आएगा। इसी प्रकार से 3/4 में यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 3/4 ही होता है। इसलिए क्या हो गया कि चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वह परिमेय संख्या हो, इन सभी के लिए एक क्या होता है? गुणनात्मक तत्समक, यानी इसे गुणात्मक तत्समक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या 5/7 का योज्य तत्समक है। अब देखिए परिमेय संख्या कोई सी भी हो, उसका योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। अभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो 0 जो होता है वह परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होता है। प्रश्न 4, परिमेय संख्या 3/5 के लिए गुणनात्मक तत्समक है ना, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1, है ना। परिमेय संख्या यहां पर कोई सी भी हो सकती है, 3/5 स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है। इसी प्रकार से यहां पर 5/7 स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है या न भी आए, तब भी उत्तर इसका क्या आएगा?
कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक जो है 1 होता है। अगला प्रश्न है 3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी? अब देखिए समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है कि जब दो परिमेय संख्याएं है ना बराबर होती है, यानी उनका मान बराबर होता है, तो वे एक दूसरे की समतुल्य कहलाती है। अब देखिए यहां पर 3/4 है। अब 3/4 में देखिए यदि अंश में हमने 2 का गुणा किया और हर में भी हमने 2 का गुणा किया, तो यहां पर एक नई हमें जो परिमेय संख्या प्राप्त होती है वह क्या हो जाती है 6/8, है ना। 3 का गुणा 2 में किया 3 दूनी 6, 4 का गुणा 2 में किया 4 दूनी 8, तो 6/8 क्या हो गई इसकी समतुल्य हो गई है, क्योंकि 6/8 और 3/4 दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है ना, दोनों मान बराबर होता है। क्योंकि देखिए इसको हमने यदि काट दिया है 6/8 को हम 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8 किया गया 3/4, ठीक है, ये कहलाएगी समतुल्य परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब देखिए मानक रूप में क्या होता है कि कोई भी परिमेय संख्या है उसके अंश और हर का जो सार्वगुणनखंड होता है वह 1 होता है, ठीक है ना। यदि 1 के अलावा अन्य सार्वगुणनखंड है तो वह मानक रूप नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर मानक रूप क्या है, हम देख रहे हैं 1/3, क्योंकि 1/3 को हम और अधिक छोटे रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि सबको लिख सकते हैं। देखिए यहां पर 1 और 3 का सार्वगुणनखंड 1 ही है, जबकि देखिए 10/4 की बात करते हैं तो इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी इसमें सार्वगुणनखंड क्या था 1 और 2 था। अब आता है ये 5/2, अब इनका हो गया है सार्वगुणनखंड 1 हो गया है, ठीक है ना, ये रूप कहलाएगा मानक रूप। लेकिन 10/4 मानक रूप नहीं है। इसी प्रकार से 20/30 और 6/3 ये भी मानक रूप नहीं है। तो मानक रूप क्या हो गया हमारा, मानक रूप हो गया है 1/। अगला प्रश्न है ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/7 गुणा ऋण 13/17 में प्रयुक्त गुणधर्म का नाम क्या है? यानी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है संवृत गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण और वितरण गुण। ये 4 प्रकार के गुण होते हैं, है ना। और इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा हुआ है परिमेय संख्याओं के इंट्रोडक्शन के नाम से, उसमें सारे कंसेप्ट आपको डिटेल में समझाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो देखेंगे गुणधर्म कौन सा हो रहा है, देखिए यहाँ ऋण 13/7 पहले था, है ना, यही जो परिमेय संख्या है दूसरे पक्ष में सेकंड स्थान पर आई हुई है। ऋण 2/7 है, ये भी यहाँ संख्या है, लेकिन क्या हुआ हम देख रहे हैं कि इनका क्रम परिवर्तित हो चुका है, क्रम बदल चुका है। पहले ऋण 13/7 पहले स्थान पे था, बराबर के बाद दूसरे पक्ष में यह दूसरे नंबर पे आ गया है, संख्या वही है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन संख्याओं का क्रम बदल रहा है। जब क्रम बदलता है तो उस नियम को हम बोलते हैं, उस गुणधर्म को बोलते हैं क्रम विनिमय गुण या क्रम विनिमय नियम। तो यहां पर विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 एक संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q शून्य नहीं है, यानी Q बराबर नहीं है, ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं, ऐसे संख्या बोलते हैं हम परिमेय संख्या। अब प्रश्न आता है क्या 4 परिमेय संख्या है? जी हाँ, 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्या शून्य परिमेय संख्या है? जी हाँ, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, 0/1। लेकिन 1/0 यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि
हमारी जो परिभाषा है क्या बोला है कि Q शून्य नहीं है, यानी Q बराबर शून्य नहीं है। Q मतलब हर, ये P बटे Q लिखा ना हमने, Q बराबर नहीं है शून्य के, यानी Q शून्य नहीं है। अब यहाँ पर Q क्या है, शून्य आ रहा है, इसलिए 1/शून्य यदि आता है ना, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी हर में यदि शून्य है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगला, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर समान है। ठीक है, जब हर समान होते हैं तो क्या होगा कि इनके अंश जो है चिन्हों के अनुसार या तो जुड़ते हैं या घटते। हम देख रहे हैं समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है। ऋण 4 और ऋण 4 कितना हो गया, ऋण 8। ऋण 8/9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है। देखिए, एक होता है योज्य तत्समक, अभी हमने पढ़ा है ना, वो शून्य होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ें तो योगफल शून्य, उसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का मतलब ही है, देखिए शब्द में इसका अर्थ जुड़ा है प्रतिलोम यानी उल्टा। तो सीधी सी बात है कि 8/9 का उल्टा, उल्टा मतलब इसे विलोम शब्द की बात करते हैं ना, तो धन है तो ऋण, तो यहां पर धन है, यहां जाएगा ऋण, यानी ऋण 8/9 इसका हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। क्योंकि जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं है ना, तो इसका योगफल शून्य आता है। ठीक है ना, तो यदि धनात्मक कोई संख्या है, परिमेय संख्या है, तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, और यदि कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना हो, योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना, आपको विकल्प में 0 भी आएगा, तो आप भ्रमित न हो। अब बात कर लेते हैं तृतीय स्थान वाले प्रश्न। इस अध्याय में से एक प्रश्न आएगा बहुविकल्पी और एक प्रश्न आएगा तृतीय स्थान वाले प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अब कौन कौन से प्रश्न इसमें हो सकते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट हो सकते हैं। और ये मान के चलिए कि हमने जो कंसेप्ट दिए हुए इसमें है ना, संख्या इसमें चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट वही आएगा। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमित, असंख्य, अनंत, है ना, इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। दूसरा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है ना। तीसरा है, परिमेय संख्याओं के लिए एक कौन सा तत्समक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणनात्मक तत्समक, है ना। परिमेय संख्याओं के लिए एक क्या है, गुणनात्मक तत्समक है। चौथा है, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य तत्समक है। इसका उत्तर हो जाएगा योज्य तत्समक, यानी शून्य जो है कौन सा तत्समक है, उत्तर क्या आ जाएगा, शून्य जो है योज्य तत्समक है। पांचवा देख लेते हैं, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, का व्युत्क्रम। जैसे 4/9 है ना, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो हो जाएगा 9/4। इसका हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है ना। परिमेय संख्या 3/5 का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण 3/5। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखने पर वह कौन सी संख्या बन जाती है ना। दो पूर्णांकों को यदि हम अनुपात में लिखेंगे तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं। आठवां है, ऐसी परिमेय संख्याएं जो एक दूसरे के परस्पर बराबर होती हैं वे क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं समतुल्य। ऐसी ही परिमेय संख्याएं जो एक दूसरे के परस्पर बराबर हो वे समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है।
प्रश्न क्रमांक 9 है 2/5 संख्या रेखा पर शून्य के किस ओर निरूपित होगी, है ना। शून्य के किस ओर निरूपित होगी, तो शून्य के दाईं ओर निरूपित होगी, क्योंकि जो भी धनात्मक संख्या होती है वे शून्य के दाईं ओर होती हैं और जो ऋणात्मक संख्या होती है वह शून्य के बाईं ओर होती है, ठीक है ना। और बाईं ओर वाली जो संख्या आती है संख्या रेखा पर, ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर वाली संख्या हमेशा छोटी होती है और जो संख्या दाईं ओर होती है वो हमेशा उन दोनों में बड़ी होती है, ठीक है। 10वां प्रश्न है 5/7 धन ऋण 4/7 का मान क्या होगा। ये दोनों के हर समान है, तो यहां पर क्या होगा, जो अंश हैं उनमें चिन्ह अनुसार क्रिया होगी, यानी 5 ऋण 4, 5 में से 4 घटा देंगे 1 बचेगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/7। अच्छा 4/10 का मानक रूप क्या होगा, 2/5, तो ये 4/10 इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये इसका हो जाएगा मानक रूप 2/5, क्योंकि 2/5 को और अधिक हम छोटे रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो 2/5 का हो जाएगा मानक रूप। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा। 3/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/3। व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में से एक प्रश्न आपका आएगा लघुत्तरीय, जो कि 3 अंक का होगा। अंक का होगा 3 अंक का होगा। तो 3 अंकों के प्रश्न में से पहला प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं यहां पर 9/16 गुणा 4/12 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट है 9/16 गुणा ऋण 3/। देखिए जब इस प्रश्न को हल करेंगे हम देखते हैं कि यहां पर 2 पद हैं, है ना। जो धन का चिन्ह लगा हुआ है इसके बाईं तरफ एक पद और इसके दाईं तरफ एक, ठीक है ना। अब इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि कॉमन संख्या क्या है, कॉमन यानी सर्वनिष्ठ, है ना, या उभयनिष्ठ। 9/16 इसमें भी है और 9/16 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 9/16 हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बचेगा 4/12, इनका चिन्ह लगा हुआ है, इनका चिन्ह लगा दिया हमने, और ये ऋण 3/, ठीक है, इस क्या बची। अब क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है ना, इसमें हर का निकालते हैं एलसीएम। जैसे 12 और 9 इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, कितना है देखिए, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तीय। 12 और 9 का हम एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले 2 भाग लाते हैं, 12 में 6 बार जाता है, 9 का 9 उतार लेंगे क्योंकि 9 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 2 का भाग लगाते हैं, 2 तिया 6, 9 के 9 उतार लिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एक। अब इनका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया, इनका एलसीएम यहाँ पर आता है 36, है ना। 12 का हम भाग लगाते हैं 36 में, 3 बार जाता है, 3 का गुणा हम करते हैं इसमें 4 में। चाहे तो स्टेप हम यहाँ और लिख सकते हैं कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। धन 9 का हम भाग लगाते हैं इसमें 36 में, 4 बार जाता है ना, ये हमने 4 लिखा, 4 गुणा करते किसमें हम अंश में यानी ऋण 3 में। अगली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी 9/16, अब 4 तिया 12, अब धन है लेकिन यहाँ पर ऋण है ना, तो धन और ऋण गुणा हो जाएगा ऋण 4 तिया 12,
बटे 36, है ना। तो यहाँ पर हो जाता है 9/16। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। हम देखते हैं 12 में से 12 घटाते हैं तो 0 आता है। 0/36 का मतलब क्या होता है? 0 ही होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 9/16 गुणित 0 बराबर आंसर क्या जाएगा? क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम शून्य का गुणा करते हैं, है ना, तो गुणनफल 0 आता है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचा? अब देखिए, एक कपड़ा है और उसमें से हमने यदि काट लिया है, शेष कपड़ा कितना बचेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कुल कपड़ा था कितना था? 7/2 मीटर। ठीक है ना। तो इसमें से जो कपड़ा हमने काट लिया है, कितना काट लिया है? 5/3 मीटर कपड़ा काट लिया है ना। अब जो शेष कपड़ा बचेगा उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे शेष कपड़ा या शेष कपड़े की लंबाई। ठीक है ना, शेष कपड़े की लंबाई। ठीक है। अब जो मूल कपड़ा हमारा था वो था 7/2। अब काट दिए हैं मतलब कम हो गया है, कम हो गया मतलब ऋण का चिन्ह लगाएंगे 5/, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 2 और 3 का हम निकालते हैं एलसीएम, आता है 6। 2 का भाग लाया हमने 6 में, 3 बार जाता है 3 लिखा, गुणा जो ऊपर संख्या लिखी है 7, अंश अंश में जो संख्या लिखी है उसको हमें उतार लिया। 3 का भाग लगाते हैं 6 में, 2 बार जाता है 2 लिखा, गुणा ऊपर जो संख्या लिखी है 5, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगला क्या है? 3 सता 21, 2 पंजे 10 बटे 21 में से 10 घटाते हैं, कितना आता है? 11/6 मीटर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। यानी 11/6 मीटर जो कपड़ा है वह बच जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? अब देखिए, तार है उसे में 26 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो जब बराबर बराबर टुकड़ों बात होती है तो वहां पर हमें भाग की क्रिया करना पड़ती है। इसका मतलब क्या हो गया? अब प्रत्येक टुकड़े की लंबाई याद करनी है तो यहां लिख दें हम प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई। जब हम बराबर बराबर टुकड़े करते हैं तो वहां पर भाग की क्रिया की जाती है। यानी जो कुल तार हमारा है वह 143/2 मीटर लंबा है। अब इसमें हमें 26 टुकड़े करना है, 26 का हम भाग लगाते हैं। अब इसका बटा कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये हो गया आपकी परिमेय संख्या। अगली स्टेप क्या आ जाएगी? 143/2, ठीक है ना। भाग की क्रिया में क्या करते हैं कि जो भाग का चिन्ह है इसके बाद जो संख्या आती है इसका हम लिखते हैं गुणन प्रतिलोम, इसे व्युत्क्रम कहते हैं। तो 26/1 है, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाता है 1/26। ठीक है, 1/26। अब देखिए 26 और 143 आपस में कट सकता है। किससे कट जाएगा? ये 13 से कटेगा। 13 दूनी 26, 13 कम 13, बचा 1, 13 कम 13। अब संख्या नहीं कट रही है, अंश का अंश गुणा कर देंगे, 11 कम 11 बटे 2 दूनी 4। यानी यहां पर प्रत्येक जो टुकड़ा है उसकी लंबाई हो जाती है 11/4 और ये आपका आंसर आ जाएगा 11/4
ठीक है। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है हमें दी गई है, और 25/6 मतलब 1 घंटे से अधिक है, तो इसमें कितनी दूरी तय करेगा ये हमें ज्ञात करना है। एक से अनेक में जब मान ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, है ना। जब एक से अनेक का मान हमें ज्ञात करना होता है तो वहां पर हमेशा हम गुणा की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि भी जमा सकते हैं, है ना, चूंकि 1 घंटे में तय दूरी कितनी हो रही है, 1 घंटे में तय दूरी। अब प्रश्न को पढ़ के हम यहाँ लिख सकते हैं, 1 घंटे में जो तय दूरी है 1020 किलो, 1020 किलो, ठीक है। इसलिए 25/6 घंटे में तय दूरी, 25/6 घंटे में तय दूरी। अब एक से अनेक का मान ज्ञात करना है। जब एक से अनेक का मान ज्ञात करना होता है तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। 1020 गुणा 25 का बटा कुछ नहीं है, 1 लिख सकते, ठीक है ना। अब देखिए कि यहां पर 1020 6 से डिवाइड हो रहा है, काट देंगे, 1 6 1 6 बजे 4 42 हो गए, 6 7 42 और 0, यहाँ पर हो जाएगा 170 गुणा। अब 170 में हम 25 का गुणा कर लेते हैं इस प्रकार से। यदि आपको 25 से फाड़ा नहीं आता है तो पहले 5 गुणा कर देंगे, 5 शून्य 0, 5 7 35 के 5 हासिल का 3, 5 एकम 5 और 3। अब इकाई गुणा कर चुके हैं, हम दहाई गुणा करना है, इसलिए इकाई के नीचे शून्य लगाएंगे और इसका गुणनफल जो है दहाई स्टार्ट करेंगे। ये शून्य क्यों लगाते हैं, देखिए 25 का मतलब क्या होता है 20 धन 5, ठीक है ना। तो 20 में क्या है, शून्य है, हमने ये शून्य पहले लिख दिए। अब बचा 2 तो गुणा कर देंगे, 2 शून्य 0, 2 सदी 14 के 4 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं, 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4250, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।